आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो हाई स्कूल के साइंस को हमने लिया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन से। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, इस पार्ट को हमने लिया है। हमारे डेली लाइफ में हमारे चारों ओर जो है बहुत से प्रकार के जो है परिवर्तन होते रहते हैं और हम इन परिवर्तनों को देखते हैं, जैसे कि लोहे में जंग का लगना, भोजन का पकना। आज बातें जो हैं हमको नज़र आती हैं, जैसे दूध से दही का बनना, भोजन को बना के रख दिया जाता है, वो भोजन में बैड स्मेल आना, तमाम प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो हम पहली बात तो हम थोड़ा यहाँ पे चेंजेस की बात कर लें, तो हम यहाँ पर बाकी टॉपिक की बात हम बाद में करेंगे। चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेज वो चेंजेज होता है जिसको हम दोबारा रिवर्स कर सकते हो। दोबारा यदि कोई सबस्टेंस है जो दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ है, उसको हम दोबारा मूल रूप से हम प्राप्त कर लेते हैं, तो वो जो चेंजेज होता है वो फिजिकल चेंजेज के अंतर्गत आता है। जैसे पानी जो है, पानी को हम यदि ठंडा करें तो ये बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और यदि हम बर्फ को फिर से यदि हीट करें जो, तो ये पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गैस है, गैस को हम ठंडा करें तो ये द्रव में, और द्रव को और ठंडा करें जो हम, तो ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस अर्थात बर्फ। यदि हम इसको गर्म करें, हीट करें, तो ये द्रव में बदल जाएगा। द्रव को हम हीट करें तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे चारों ओर होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनको हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा उनको मूल रूप से मूल सबस्टेंस के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, वो फिजिकल चेंजेज के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा चेंजेज जो होता है वो केमिकल चेंजेज होता है। तो केमिकल चेंजेज एक ऐसा चेंजेज होता है, रासायनिक परिवर्तन, जिसके अंतर्गत यदि एक बार कोई पदार्थ जो परिवर्तित हो जाता है तो उसको दोबारा हम मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं कि जो दूध है, तो दूध से दूध दही में परिवर्तित हो जाए, तो हम दोबारा उसको हम दही से दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम भोजन है, भोजन को पका दिया जाए, तो मूल रूप से हम उसको चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन वो पुनः उस रूप में हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जो केमिकल चेंजेज होते हैं उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, और ये जो सबस्टेंस होता है वो पूर्णतः दूसरे किसी सबस्टेंस में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी प्रकृति मूल सबस्टेंस से हमेशा भिन्न रहती है। तो एक जो केमिकल चेंजेज है जो हमें जो देखने को मिलते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, जैसे चेंज ऑफ स्टेट, नंबर 1।
चेंज इन टेस्ट, स्वाद में भी परिवर्तन इसके हो जाता है। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ गैस, इसमें गैस का उत्सर्जन भी होता है, गैस भी बनती है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, इसमें हीट एनर्जी, हीट भी उत्पन्न होती है। फिर हम देखते हैं चेंज इन कलर, कलर में भी परिवर्तन, उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है केमिकल चेंजेस के अंतर्गत होती हैं और इनको दोबारा जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो आखिर में अब हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस इंटरेक्ट होते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये जो नया पदार्थ होता है, जो पदार्थ इस क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, उनसे इसकी प्रकृति जो होता है हमेशा भिन्न होता है। और जो पदार्थ इस अपक्रिया में भाग लेते हैं उनको रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक कहते हैं। और अपक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो उसको उत्पाद कहा जाता है या प्रोडक्ट कहा जाता है। अब ये रासायनिक अपक्रिया होती किस प्रकार से है? हम जानते हैं कि जो कोई सबस्टेंस है वो कंपाउंड या एटम और मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है। इस प्रक्रिया में जो पुराने जो ओल्ड बॉन्डिंग होती है वो टूटती है और जब नए बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो जो नई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है वो एक केमिकल बॉन्डिंग को डिनोट करता है और एक नए पदार्थ की सृजन की प्रक्रिया को अग्रसर बनाता है। तो इस प्रकार से एक रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक, और उत्पाद, यह अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत एक ही उत्पाद या भिन्न भिन्न उत्पाद भी बन सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया में एक ही पदार्थ जो है वो किसी अन्य फैक्टर के अंतर्गत जो है वो रिएक्शन को संपन्न कर सकता है। तो हम यहाँ पर कई प्रकार की अपक्रियाओं के विषय में हम जानेंगे। तो इस प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना संपन्न होता है। उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे हम रासायनिक अपक्रियाओं को देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के हैं? नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नंबर 5 रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 प्रकार के मेनली रिएक्शन हैं। हम यहाँ पर प्रथम रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और एक और केवल एक सबस्टेंस का निर्माण होता है। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं, हम देखें यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये मिल करके पानी बनाया। यहाँ पे देख रहे हैं केवल पानी बना हुआ है और कोई चीज़ इसमें नहीं बना हुआ है। हम दूसरा रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं इसको, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें यहाँ पर भी देख रहे हैं एक और केवल एक सबस्टेंस है। नंबर 3 हम यहाँ पर देख रहे हैं सल्फर है, इसको ऑक्सीजन के साथ में हम जलाते हैं और ये सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर ये भी एक ही सबस्टेंस है। तो इस प्रकार से जो एडिशन रिएक्शन होता है या संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और एक और केवल एक नए सबस्टेंस का निर्माण होता है। उस केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम दूसरे रिएक्शन पर आते हैं। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। तो इस प्रकार से इसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दिया हुआ सबस्टेंस किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो है वो 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस में वो टूट जाता है और इस प्रक्रिया को जो है हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। जैसे हम यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रूप में जैसे हम देखते हैं कि पहला रिएक्शन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करें, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें से बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाती है। इसी प्रकार से हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को लेते हैं H2O2, इसको हम खुला छोड़ दें जो, तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन इसमें से निकलती है 2H2O प्लस O2। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं फेरस सल्फेट है, FeSO4, इसको हम हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का इसमें निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से हम ये यदि अदर रिएक्शन इसमें जो देख लें जो हम, तो जैसे हम पोटेशियम क्लोरेट को ले रहे हैं KClO3 और इसको हम हीट करते हैं तो इसमें हमको ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगी, पोटेशियम क्लोराइड और ये 3O2, ये ऑक्सीजन हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो ये
ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा को पा करके वह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उस प्रक्रिया को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत इसमें कोई एक अणु या परमाणु जो है किसी दूसरे अणु या परमाणु के द्वारा जो है इसमें विस्थापित हो जाता है, अतः उस रासायनिक अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो कोई कंपाउंड होता है वह किसी दूसरे उस कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन को जो देखें तो हम जैसे देख रहे हैं कि फेरस को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डालते हैं, तो हमें फेरस सल्फेट और कॉपर है वो इसमें से निष्कर्षित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है एलिमेंट के जो रिएक्टिविटी सीरीज में डिफरेंस होने के कारण ऐसा हो पाता है। इनका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है, इसी कारण से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। हम इसको अगला रिएक्शन इसमें देख रहे हैं, जैसे Zn है जिंक, और इसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालते हैं, तो जो कॉपर सल्फेट होता है वो जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है और इसमें कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाता है। इसी प्रकार से हम जो देखें जो कोई भी जो एसिड और एल्काइली मेटल के जो रिएक्शन है हम उसको देख लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन जो है वो मान लेते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड से हम करवाते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाती है, Na2SO4 प्लस H2। ये तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें पदार्थ में निहित कोई तत्व अणु या परमाणु के रूप में किसी दूसरे तत्व के अणु या परमाणु से विस्थापित हो जाता है, उस रिएक्शन को हम विस्थापन रिएक्शन अथवा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्शन में जो कंपाउंड होते हैं और उसमें जो एलिमेंट निहित होते हैं वो अपने स्थान को एक दूसरे पे एक्सचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं इस रिएक्शन के अंतर्गत। जैसे हम देखें ये सोडियम सल्फेट प्लस
बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड और प्लस बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं, जो बेरियम के स्थान पर सोडियम आ गया और सोडियम के स्थान पर बेरियम आ गया, जिससे यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया और ये सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इसमें जो तत्व हैं वो एक दूसरे से अपना स्थान जो है एक्सचेंज कर ले रहे हैं। तो जिस प्रक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो कंपाउंड होता है उसके एलिमेंट्स जो होते हैं स्थान की अदला बदली करते हैं, उस प्रक्रिया को हम डबल डिस्प्लेसमेंट अथवा द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। जैसे हम और देख रहे हैं, जैसे NaOH प्लस HCl, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये HCl, इसको यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है। इसमें देख रहे हैं कि जो Na है वो हाइड्रोजन के द्वारा जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है और इस प्रकार से यहाँ पर NaCl प्राप्त होता है और ये H2O प्राप्त होता है। तो ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें उसके जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो उसमें निहित हैं और रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो है अपने स्थान की अदला बदली करते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत आएगी। अब हम अगले रिएक्शन की बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स हम देखते हैं किससे मिलकर के बना हुआ है। पहली बार रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन से रेड और इससे ऑक्स जुड़ करके जो है ये रेड प्लस ऑक्स रेडॉक्स रिएक्शन के रूप में बना हुआ है, जिसको रेडॉक्स नाम दिया गया है। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब जो होता है वो ऑक्सीकरण। अब हम यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की दो धारणाएं हैं, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ऑक्सीडेशन हम किसको बोलेंगे? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन अथवा अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का संयोजन होता है अथवा हाइड्रोजन अथवा अन्य धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कैल्शियम है, इसको ऑक्सीजन के साथ में इसको हीट करें तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जैसे ये सोडियम है और ऑक्सीजन के साथ में इसको हीट करते हैं तो हमको सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, 2Na2O। इसी प्रकार से जैसे कार्बन है,
ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, ऑक्सीजन इससे जुड़ती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है और ये रासायनिक अपक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अच्छा, अब हम अपचयन को देखते हैं, रिडक्शन को। तो जो रिडक्शन का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन अथवा अन्य धन विद्युतीय तत्व का संयोजन होता है अथवा ऑक्सीजन अथवा अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, उस प्रक्रिया को हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन निकलती है। तो जैसे अभी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये H2O है, इसको हम हीट करें तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगी। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हीट करें, कार्बन ऑक्सीजन इसी प्रकार से जैसे ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसको हम हीट करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और इस कारण से यह जो रासायनिक अपक्रिया है वो रिडक्शन अपक्रिया है। अब इसके हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। तो इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई तत्व, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत वह रासायनिक अपक्रिया जिस अपक्रिया के अंतर्गत कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से क्लोराइड आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके और ये क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके मैग्नीशियम आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस रासायनिक अपक्रिया में कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और धन आयन का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अब हम जो रिडक्शन अपक्रिया है उसकी बात करते हैं। तो रिडक्शन के अंतर्गत ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और वह जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को जो है हम रिडक्शन अथवा अपचयन के नाम से जानते हैं और इसमें ऋण आयन का निर्माण होता है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत किसी पदार्थ की जो ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है, हम यहाँ रिडक्शन को देखते हैं। जैसे ये Na+ एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है तो Na यहाँ पर जो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 से घट करके यहाँ 0 हो गई। तो रिडक्शन के अंतर्गत जो है ऑक्सीकरण संख्या घटती है, जबकि ऑक्सीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें वृद्धि होती है। इसी प्रकार से हम
यहाँ क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ये क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से हम मैग्नीशियम को देख रहे हैं, तो Mg++ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इतने ग्रहण किए और ये मैग्नीशियम में परिवर्तित हो गया। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो इसके अंतर्गत जो है जब इलेक्ट्रॉन, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ऑक्सीकरण होता है, जब कोई पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो रिडक्शन होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तथा रिडक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है।